वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो वाटर को हम नेचुरल रिसोर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज अवेलेबल अस इन नेचर, क्योंकि ये हमें नेचर में क्या होता है, अवेलेबल होता है। और रिसोर्स इसलिए बोलते हैं कि हमारी जो नीड्स है ड्रिंकिंग वाटर की या और भी बाकी जो डेली नीड्स अदर एक्टिविटीज के लिए हम वाटर को यूज करते हैं, तो उस नीड को ये वाटर क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। दैट्स व्हाई इट इज अ रिसोर्स, राइट? सो इट इज इसेंशियल फॉर लाइफ। हम अदर वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि जीने के लिए वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोलते हैं ना, जल है तो जीवन, राइट? जीवन है तो जल नहीं, जल है तो जीवन। और ये जल ऐसा है, ये जीवन भी देता है और जीवन भी ले लेता है कभी कभी। क्योंकि आपको पता है जब रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाता है और रिवर बेसिन में जब वाटर क्या नहीं होता है, संभालता नहीं है, तो फ्लड वाली सिचुएशन बन जाती है। और जिस एरिया में जब फ्लड आ जाता है तब क्या देखने को मिलता है आपको, बहुत सारे लोगों का जीवन भी चला जाता है, घर घर चले जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। तो इसलिए ये बात हमेशा हमने दिमाग में रखनी चाहिए कि वाटर वाटर से हमें जीवन भी मिलता है और ये जीवन भी नहीं है। और इसीलिए वाटर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम इसका इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर इसका प्रॉपरली हमने यूटिलाइजेशन नहीं किया या मैनेजमेंट नहीं किया, तो आने वाले समय में हमको मतलब इससे बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी मतलब हमें एडवर्स कंडीशन को भी फेस करना पड़ सकता है। जैसे देखिए, राजस्थान वाले हिस्सों में वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, बिलो 15 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है। तो वहाँ का पूरा जो एरिया है वो अरिड जोन है आपका, राइट? मतलब वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है आपको, या तो वहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं या वहाँ के लोग हैं उनको पानी के लिए भटकना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश की सेवन सिस्टर की, आसाम मेघालय की जब बात करते हो आप, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, राइट? तो वहाँ पे इतना सारा रेनफॉल होने के कारण वाटर रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं आपको। फिर भी वहाँ पे उसका कंजर्वेशन न होने के कारण या वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण उस वाटर को हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। मतलब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेटअप वगैरह है, तो उसको वहाँ पे हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो हमारी इंडिया के अलग अलग पार्ट में वाटर रिसोर्सेज के अलग अलग सिचुएशन देखी जाती है, राइट? और उसका यूटिलाइजेशन भी अलग अलग देखा जा सकता है। ऐसा भी देखा जाता है कि वाटर स्कैरसिटी को भी फेस करना पड़ता है। कि जो जब हम शुद्ध पेयजल की बात करते हैं, अगर हिंदी में कहें, राइट, तो क्या हमें रोज हमारे डेली लाइफ में शुद्ध पेयजल प्राप्त होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको होता होगा तो आप बहुत लकी है, लेकिन ऐसे हमारी इंडिया के बहुत सारे क्षेत्र है, पार्ट है, जहाँ पे आज भी हमें शुद्ध पेयजल प्राप्त नहीं होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? वाटर स्कैरसिटी बोलेंगे। तो वाटर से रिलेटेड ये सब इश्यू है। और इसीलिए आज के डेट में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे अर्थ पे, हमारे अर्थ सरफेस पे वाटर कितना है, कितने परसेंट में है, उसमें से फ्रेश वाटर कितना है, और फ्रेश वाटर में से हम लोग कितना यूज कर सकते हैं, राइट? और बाकी जो हमारी आवश्यकता है जैसे एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की, तो क्या हम वाटर रिसोर्सेज की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर पाएंगे और आने वाले जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर पाएंगे, या हमारी जनरेशन पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को एंजॉय कर पाएंगे जो वाटर से, हाइडल प्रोजेक्ट से आपको मिलती है? तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। तो इस चैप्टर में हम चाहेंगे कि ये सब कवर करना चाहेंगे। आई होप कि यू आर गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स, राइट? सो मैं टेक्स्ट बुक से ही कुछ जो स्टेटमेंट्स है वो एज इट इज रीड करूंगा और आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। वाटर ऑन अर्थ एग्जिस्ट मेनली इन थ्री फॉर्म्स। तो यहाँ पे बात की गई है कि अर्थ पे जो वाटर है, टोटल वाटर, वो थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग थ्री फॉर्म। तो वाटर वेपर, वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। हमारे आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर होता है। वाटर इन द ओशन, सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वाटर का वो ओशन में है। और आपको पता ही है जो ओशनिक वाटर होता है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, बिकॉज इट इज सलाइन इन नेचर, सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। उसके कारण उसको हम यूज नहीं कर पाते। अगर यूज करना भी चाहो आप, तो आपके पास में आज के डेट में इतनी मतलब सस्ती टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो सस्ती न होने के कारण उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं उसको, राइट?
तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आने वाले मतलब समय में ऐसी टेक्नोलॉजी बननी चाहिए, हम लोगों ने अडॉप्ट करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए कि हम ओशन का भी वाटर यूज कर सकें, राइट। उसके बाद में हम बात करते हैं रिवर एंड लेक्स की, जहाँ जहाँ पे भी वाटर क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है। तो रिवर और लेक जो है वो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज है, राइट। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है आपको कि रिवर और लेक्स या पॉन्ड्स में जो वाटर मिलता है आपको वो फ्रेश वाटर होता है, और जिसको हम हमारे डेली नीड्स के लिए यूज करते हैं, राइट। आपके घर में जो वाटर आता है, स्कूल में जो वाटर आता है, तो आपको पता ही है किसी ना किसी डैम से, रिवर से होके आता है, उसके बाद में उसको फिल्टर वगैरह किया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है, उसमें जो इम्प्योरिटीज वगैरह होती है उसको निकाला जाता है। तो इसीलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है कि फ्रेश वाटर का जो मेन सोर्स है वो हमारे आजू बाजू में जो रिवर्स, लेक्स या पॉन्ड्स होती है उसको माना जाता है, राइट। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे आइस इन द माउंटेन्स एंड पोलर रीजन। तो जहाँ जहाँ पे दुनिया में माउंटेन रेंज है, वो भी हाई अल्टीट्यूड वाली, मतलब जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे जब क्लाउड ठंडे हो जाते हैं और वहाँ पे मतलब कोई उनके लिए ऑप्शन ही नहीं रहता, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो आइस में कन्वर्ट होते हैं, जो टेम्परेचर होता है उस हाई अल्टीट्यूड पे। तो हमारे इंडिया में ऐसी माउंटेन रेंज आपको कहाँ पे देखनी है, तो मिलते हैं नॉर्थ साइड में, राइट, चाइना। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? रेज योर हैंड। ओके। सो हम बात कर रहे थे कि जो वाटर है वो अर्थ पे अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, और वो अलग अलग फॉर्म में जो अवेलेबल है, जैसे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में, रिवर, लेक, पॉन्ड्स में फ्रेश वाटर के फॉर्म में है, और माउंटेन जहाँ पे है, या तो जो पोलर रीजन है हमारे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस रीजन में आपको आइस के फॉर्म में देखने को मिलता है, राइट। तो हम आगे देखेंगे कि इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है। ओशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 97% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ। ओशन में जो वाटर है वो अर्थ में जितना भी 100% मान लो कि अर्थ का जो वाटर है उसका 97% जो वाटर है वो ओशन में है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वाटर प्रोपोर्शन, ओके। तो अर्थ पे जितना भी वाटर है उसके 97% जो वाटर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आपका ओशन में करता है। तो हमारे लिए बच जाता है फिर 3% वाटर। कितना? 3% वाटर। तो ये 3% वाटर कहाँ कहाँ पे, जैसे ओशन वाटर बीइंग सलाइन, ओशन का वाटर सलाइन होता है, जैसे मैंने बताया आपको, कैन नॉट बी यूज फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल। तो ओशन वाटर सलाइन होने के कारण उसको हम हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए या अदर इंडस्ट्री के लिए वगैरह यूज नहीं कर सकते। अगर हम उसको इंडस्ट्री में यूज करेंगे तो हमारी मशीन्स खराब हो जाएंगी, राइट। अगर हम पीने के लिए उसको यूज करेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा नुकसान वाला वो वाटर होता है, और उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट भी होती है। तो जैसे मैंने बताया, हमारे पास में इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी न होने के कारण उसको हम ड्रिंकिंग वाटर के लायक बना नहीं सकते फिलहाल। तो ये चिंता का विषय है, और ये
आगे टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट करनी चाहिए। सो only about 3% of the earth water is fresh water, almost 70% of it is ice। तो देखो, पहली बात की थी हमने कि हमारे अर्थ पे टोटल 97% जो टोटल वाटर जो है उसमें से 97% ओशन में, तो उसकी यहाँ पे हम बात ही नहीं करेंगे। बच जाता है 3%, तो 3% में से 70% की बात करते हैं। तो 3% में से जो 70% वाटर है वो आइस के फॉर्म में, राइट। तो आइस कहाँ पे जनरली पाया जाता है? माउंटेनियस रीजन में और आपके पोल पोल रीजन में, पोलर रीजन में पाया जाता है, राइट। तो हमारे यहाँ पे जैसे हिमालय माउंटेन रेंज है, वहाँ पे बड़े बड़ी आइस की क्या होती है? चट्टानें होती है। आइस रॉक के फॉर्म में होता है, उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है, व्हाट इज ग्लेशियर? द आइस, द वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? आइस रॉक। ओके, आइस की जो चट्टानी होती है उस फॉर्म में जब वाटर एग्जिस्ट होता है तो उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। और जो हमारी गंगा है, यमुना है, राइट, जो बड़ी बड़ी रिवर है नदर्न प्लेन में, वो जो ओरिजिनेट होती है इसी मतलब ग्लेशियर से होती है, इसीलिए उन रिवर्स में साल भर क्या होता है? वाटर होता है, इसीलिए उसको हम पेरिनियल रिवर बोलते हैं। तो ये भी याद रखना है यहाँ पे कि पेरिनियल रिवर क्या होता है? जिस रिवर में साल भर क्या होता है? वाटर होता है, वो रिवर पेरिनियल होती है। और इसके अगेंस्ट में कुछ रिवर्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीजनल रिवर बोलते हैं। तो सीजनल रिवर में क्या होता है बेटा कि साल भर वाटर नहीं होता है, सीजनल होता है। मतलब जैसे जब रेनी सीजन शुरू हो जाता है तो इनमें वाटर बहुत ज्यादा आता है, और जैसे जैसे रेनी सीजन एंड होता है वैसे वैसे इसका वाटर भी एंड होने लगता है। तो डेक्कन प्लेटू से निकलने वाली जो छोटी मोटी रिवर्स है ये सीजनल रिवर है, या सेंट्रल हाईलैंड से निकलने वाली रिवर क्या है? सीजनल है। लेकिन हिमालयन माउंटेन रेंज से आने वाली सभी जो रिवर्स है वो क्या है? पेनिनियल रिवर्स है। सो 30% इज ग्राउंड वाटर, इसमें से 30% जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर है, मोस्ट ऑफ विच इज यूज टू डीप टू रीच एंड रिवर्स लेक होल्ड अबाउट 0.2%, राइट। तो देखिए 30% जो है, 3% जहाँ पे हमने 3% फ्रेश वाटर की बात की थी, तो उसमें से 30% जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर देखा जाता है। और ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए बहुत ज्यादा हमें पैसे की जरूरत होती है, टेक्निक्स की जरूरत होती है, ट्यूबवेल, बोरवेल, बहुत सारे हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं, तो राइट, और ये काफी डिफिकल्ट होता है। एंड द रिवर्स एंड द लेक्स होल्ड अबाउट 0.25%। और रिवर्स और लेक में कितना वाटर है? तो 0.25% वाटर आपको देखने को मिलता है। Atmospheric water vapor and clouds accounts for about 0.04%, राइट। और ये जो एटमॉस्फेरिक स्टीम की बात करते हैं, वाटर स्टीम की, जो स्टीम के फॉर्म में, वहाँ पे 0.04% वाटर आपको देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। एंड द रेस्ट इज प्रेजेंट इन द स्वैम्प्स एंड इन द बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बाकी का जो भी परसेंट वैल्यू बच जाता है वाटर का, वो आपको प्लांट्स और एनिमल, हम लोगों के भी अंदर बॉडी में होता है, राइट। और स्वैम्पी एरिया जहाँ पे होता है, दलदल वाला क्षेत्र जहाँ पे होता है, जैसे गुजरात कच्छ का एरिया देख लो, या कहीं कहीं पे आप आसाम वाले एरिया में ब्रह्मपुत्र वाला एरिया देख लो। तो ये जो स्वैम्पी एरिया होता है, या सुंदरबन वाला एरिया देख लो, या डेल्टा रीजन देख लो, जहाँ पे हम कल्टीवेशन वल्टीवेशन भी नहीं कर सकते, ऐसे एरिया को हम स्वैम्पी एरिया बोलते हैं, दलदल वाले। तो वहाँ पे कुछ वाटर होता है, तो ये रिमेन बाकी का बचा कुचा वाटर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे एक होमवर्क करना है, राइट। होमवर्क क्या करोगे? आप एक पाई चार्ट बनाओगे, और पाई चार्ट में आपको जो वाटर है 100%, तो 100% वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है कि ओशन में कितना वाटर है, उसके बाद में लेक रिवर्स में कितना वाटर है, उसके बाद में आइस फॉर्म में जो वाटर है माउंटेन और पोलर रीजन में वो कितना परसेंटेज है। तो इससे क्या होगा? आपको स्टडी करने में आसानी होगा और ध्यान में रखने में भी आसानी होगा। और ये पाई चार्ट बनाने के बाद में आपको ग्रुप पे मुझे सेंड करना है, ठीक है। मेरा पर्सनल नंबर भी है आपके पास में, तो उसके पास में उस पर भी आप सेंड कर सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। सो लेस देन 1% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। तो इनमें से सिर्फ 1% से भी बहुत कम वाटर हमारे पीने लायक होता है, राइट। सो एंड इंडस्ट्रियल यूज, इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड सो ऑन। तो ये जो लेस देन 1% वाटर की बात करते हैं, इसी वाटर को हम हमारे पीने के लिए यूज करते हैं। और हमारी जो बाकी डेली नीड्स है, इंडस्ट्री है, जगह जगह पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो उनके लिए ये सब वाटर यूज होता है। तो
देखो जहाँ पे पूरे और सरफेस की बात करते हैं तो ओशन में 71% वाटर है, अगर मोटा मोटा देखें तो, राइट। तो उस 71% तो काम का ही नहीं है, और बाकी का जो लैंड पे वाटर है उसमें से 1% से भी कम वाटर हमारा फ्रेश वाटर है, और उसमें ये सब काम करने हैं। इसीलिए तो हम लोगों को वाटर स्केर्सिटी को झेलना पड़ता है, वाटर की दिक्कत है। तो हमें इसीलिए जरूरी है यहाँ पे कि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। अगर आप अवेयर नहीं रहोगे तो ये वाटर कैसे स्पॉइल होता रहेगा, वेस्ट होता रहेगा, और बहुत सारे लोगों को आने वाले दिनों में वाटर स्केर्सिटी को फेस करना होगा। एक रिपोर्ट है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, कि आने वाले 2025 तक मिलियंस ऑफ लोग वाटर स्केर्सिटी के शिकार हो सकते हैं। ये चिंता का विषय है। लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर सर्व एज द एवेन्यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। देखो जहाँ जहाँ पे वाटर बॉडीज थोड़ी लार्ज देखने को मिलती है, जैसे जो बड़ी बड़ी रिवर्स है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, या छोटा नागपुर प्लेटू से निकलने वाली महानदी है, दामोदर रिवर है, या डेक्कन प्लेटू में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। तो इन रिवर्स में हम जैसे शीप वगैरह चला सकते हैं, तो हम यहाँ पे वाटर वेज को यूज कर सकते हैं, और वाटर वेज से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो थोड़ा सस्ता भी होता है एज कम्पेयर टू रोडवेज। तो यहाँ पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। मोस्ट वाटर बॉडीज आल्सो सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ फिश एंड अदर मरीन ऑर्गेनिज्म। देखो तो यहाँ पे अप्लीकेशन बताई गई है कि हम वाटर बॉडीज का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे वाटर बॉडीज से हमें फिश इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट मिलता है, मतलब फिशिंग लोग करते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट वहां से जनरेट होता है, और जो खाने की नीड्स है वो भी पूरी होती है यहाँ से। अलग अलग ऑर्गेनिज्म वाटर बॉडी से हमें मिलते हैं, ये सब चीजें आपको पता ही है। तो बिसाइड दैट वाटर बॉडीज इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, और वाटर बॉडी से ये जो हमारा क्लाइमेट है, राइट, तो ये क्लाइमेट के ऊपर में भी बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। अभी देखो पहले अगर आप आपके पेरेंट्स को पूछोगे तो उनके समय में, मतलब जब वो लोग स्टूडेंट थे शायद, राइट, उनको आप पूछिए घर में कि जो हमारा मानसून है वो पहले समय पे ही आ जाता था और समय पे ही रिटायर हो जाता था, और उसके कारण जो हमारे फार्मर लोग वगैरह होते थे तो वो बिल्कुल श्योर होते थे, वो जो भी कल्टीवेशन करते थे, जो भी क्रॉप लेते थे, जो भी जिस भी सीड को सोइंग करते थे, वो बहुत अच्छी तरह से क्या होता था यहाँ पे देखने को मिलता था उनको, और बहुत अच्छा ईल्ड आता था, मतलब उनको प्रोडक्ट बहुत अच्छा वहाँ पे क्रॉप मिल जाता था, और मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी मिल जाती थी। लेकिन आज के डेट में ये सब चेंज हो गया। अभी बताइए आपको मानसून का टाइम हो गया है लेकिन नहीं आ रहा है अभी, राइट। तो ये सब चीजें मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर वाटर वाटर रिसोर्सेज जो है, या वाटर की जो वाटर को समझने की जो हमारी सेंसिबिलिटी है, तो उसको न समझने के कारण हमने हमारे क्लाइमेट को भी इम्बैलेंस कर दिया। तो इसका बैलेंस बनाने के लिए ये सब तो मतलब जो हाइड्रोलिक साइकिल है, हाइड्रोलिक साइकिल में क्या आता है एक्चुअली, ये जो जहाँ जहाँ पे वाटर बॉडी है, ओशन, लेक, रिवर, एवरीवेयर, राइट, वहां से वाटर की स्ट्रीम होती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, उसके बाद में क्लाउड फॉर्म होते हैं, कंडेंसेशन होता है, देन आफ्टर प्रिसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, और वो रेनफॉल होने के बाद में वो रन ऑफ होता है इधर उधर से, राइट। तो आज की डेट में रन ऑफ होने के बाद में देखिए वो जगह जगह पे अर्बनाइजेशन होने के कारण, सीमेंट कंक्रीट होने के कारण वो प्रॉपरली सॉइल में, लैंड में सीप ही नहीं होता है। अगर प्रॉपरली लैंड और सॉइल में सीप नहीं होगा तो हमारी जो ग्राउंड लेवल का वाटर है वो कैसे इंक्रीज होगा, उसमें कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। और इसीलिए जब हमारे फार्मर कुआं खोदने जाते हैं, तो राइट, वेल डिग करने जाते हैं उनके फार्म में, तो बहुत खोदना पड़ता है, उनको बहुत पैसे लगते हैं, और लग भी गया वाटर तो उसके बाद में कब सूखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, राइट। तो ये सिचुएशन होने के कारण वो अपने खेती को प्रॉपरली इरिगेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते, अंडर इरिगेशन काम नहीं कर सकते, और उसके कारण उनको न चाहते हुए भी हार्डवर्क वो करते रहते, और लेकिन वो मतलब सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है, और बहुत बार उनको सुसाइड करने की भी नौबत आ जाती है। ये सब उसके बैड इम्पैक्ट है। और जैसे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस तरीके से मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं, और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो मेजर्स है, जो रूल्स है, उन प्रोटोकॉल्स को बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो उसके कारण ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रही है, हमारी सॉइल पोल्यूट हो रही है।
लैंड डिग्रेड हो रही है हमारी, राइट। उसके बाद में ये सब होने के कारण एक्चुअली प्रॉपरली ये जो हाइड्रोलिक साइकिल है, वो हाइड्रोलिक साइकिल के ऊपर में इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट हुआ, राइट। और इसका बैड इम्पैक्ट होने के कारण हमारे जो मानसून है कभी बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो कभी बहुत लेट आते हैं, बहुत लेट तक रहते हैं। तो उसके कारण ये जो पैटर्न है हमारे यहाँ पे, जो रबी सीजन होता है, या सॉरी सीजन नहीं बोलेंगे, रबी क्रॉप बोलेंगे, खरीफ क्रॉप बोलेंगे, तो इसको लेना है नहीं लेना है, तो जब फार्मर कोशिश करते हैं तो उनको जितना यील्ड चाहिए, जितना उत्पादन चाहिए होता है, उतना नहीं मिलता है उनको, या कभी कभी फसल बर्बाद भी होती है। तो ये सब इम्पैक्ट है, भले ही इसके बारे में सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन ये आपने सोचना चाहिए, राइट। अगर आपको कोई ऐसा पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप वाला क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो आप ये मतलब इन सब चीजों का विचार करके ही आंसर देना चाहिए आपको। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। As water absorbs and stores more that than most other liquids, large bodies of water help to moderate the extremes of temperature on Earth. जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो वाटर बॉडीज होती है, उससे टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। और देखो, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जो मतलब वेदरिंग फैक्टर्स होते हैं, वेदरिंग फैक्टर्स में विंड, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें आती है। तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। सॉइल फॉर्मेशन से लेके सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल की क्वालिटी मेंटेन करना, इन सभी चीजों को अफेक्ट करता है हमारा हाइड्रोलिक साइकिल, राइट। तो the oceans are the main source of the atmospheric water vapor which causes the precipitation and keeps the water cycle going। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे बुक्स में भी यही बात कही गई है कि ओशन में जितना बड़ा जितनी ओशन की जितनी बड़ी वाटर बॉडीज है, वहीं से वाटर वेपर्स आते हैं। और ये जो हाइड्रोलिक साइकिल फॉर्म होता है, तो ये हाइड्रोलिक साइकिल मतलब कंटिन्यूअसली चलने के लिए 101% ओशंस आर रिस्पॉन्सिबल। बट अदर क्लाइमेटिक कंडीशन आर इम्बैलेंस टुडे, राइट। वो सब हमने इम्बैलेंस कर दिया बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। तो जैसे कोरोना अभी चल रहा है, तो कोरोना के कारण काफी हद तक हमारा जो पोल्यूशन वो डिक्रीज हो गया है, राइट। तो कोरोना से ये सीखने को मिलता है हमें कि ये सब चीजें, जैसे गवर्नमेंट ने अभी लॉकडाउन कर दिया, तो बहुत सारी चीजें एज एन मेजर्स करनी चाहिए, ताकि हमारा जो एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा पोल्यूट हो गया है, तो उसको कहीं ना कहीं से रोकने के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। ये कोरोना की डिसीज ने आज हमको बता दिया। मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पे कि ऐसी डिसीज आनी चाहिए, लेकिन ऐसे डिसीज आने की मतलब सोचना भी नहीं चाहिए हम लोगों ने। लेकिन इससे जो हम लोगों ने मतलब जो उपाय किए, ऐसे उपाय विदाउट डिसीज करते हैं, ताकि हमारा एटमॉस्फेयर फ्रेश है, राइट। जब आप बाहर निकलो तो आपको फ्रेश एयर मिले, जब आप मतलब पानी पीने के लिए आपकी इच्छा हो तो फ्रेश वाटर मिले आपको, राइट। बहुत सारे लोग स्कूल में जाते हैं तो घर से ही पानी लाते हैं, स्कूल का पानी पीना ही नहीं चाहते। तो ये कंडीशन है आज हमारे वाटर रिसोर्सेज। मैं अपने स्कूल के वाटर को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आई होप कि आप समझ रहे हो यहाँ पे, राइट। सो रिवर्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने बताया आपको कि रिवर से भी आपको फ्रेश वाटर बहुत अच्छी तरह से मिलता है। Project undertaken to utilize the river water efficiently usually involve the construction of dams and reservoirs for storing water and canals for diverting water to the crop way. Most of these projects simultaneously serve several purposes like irrigation, flood control, and production of hydroelectricity. They are known as the multi-purpose river valley project. Okay. तो हमारे भारत देश में क्या हुआ, जब हम आजाद हुए तो पानी के लाने, क्योंकि अंग्रेजों ने हम लोगों को पूरी तरह से लूट लिया था, और जो नई नई गवर्नमेंट आई थी उनके पास में काफी कुछ ज्यादा पैसा न होने के कारण और भूखमरी जैसी कंडीशन होने के कारण हमारे देश में पहले खाने की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का चैलेंज उनके पास में था। उसके बाद में तो वो बाकी चीजों का सोचते, तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो फार्मिंग सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना चाहा, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर सीड होनी चाहिए थी, प्रॉपर फर्टिलाइजर होने चाहिए थे, पेस्टिसाइड होने चाहिए थे, राइट। न्यू हाइब्रिड सीड्स चाहिए थे उनको। तो इसीलिए उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रोग्राम चलाया, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज वाटर रिसोर्सेज की थी, वाटर चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी बड़ी बड़ी रिवर्स थी हमारे यहाँ पे, जैसे दामोदर रिवर है, महानदी है, गंगा रिवर है, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है, राइट, ब्रह्मपुत्र है, और साउथ में भी जितनी रिवर्स है, तो वहाँ पे बड़े बड़े रिवर्स पे उन्होंने डैम बनाना शुरू कर दिया। डैम का मतलब सीधा है कि जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको रोको और उसको डाइवर्ट करो जिस जगह पे उसकी जरूरत है, राइट। तो तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था
कि ये जो हम डैम बना रहे हैं, ये जो रिवर्स है, ये हमारे भारत का मंदिर है आगे जाके, क्योंकि इसी से लोग डेवलप होने वाले हैं। और आपको पता ही है, जिसके पास आज वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है, उनके फार्म में बहुत अच्छी तरह से क्रॉप क्या होते हैं, कल्टीवेशन किया जाता है और उनको अच्छी अर्निंग हो जाती है। और जिनके पास में लैंड होने के बावजूद वाटर न होने के कारण वो प्रॉपरली कल्टीवेशन नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात कही थी वो बराबर ही है। तो आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, तो आप क्या करोगे, हमारे इंडिया में ऐसी कौन कौन सी रिवर है और उन रिवर्स पे कौन कौन सी बड़े बड़े डैम्स है, उनके नेम्स आपको क्या करना है, नोट करना है और मुझे सेंड करना है, ताकि आपको भी पता चले। जैसे भाखड़ा नांगल डैम सुना होगा आपने, हीराकुड डैम सुना होगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे डैम्स है। तो डैम बनाने से क्या होता है, हमें एक वाटर हम कलेक्ट कर लेते हैं एक बड़े से हिस्से में, जिसको हम रिजर्वायर बोलते हैं। और यहाँ पे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि एक ही उद्देश्य से इस वाटर को यूज नहीं किया जाता, अलग अलग नीड्स को पूरा करने के लिए हम इस वाटर को यूज करते हैं। जैसे आजू बाजू में अगर इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री को जो वाटर चाहिए उस इंडस्ट्री को भी वाटर सप्लाई किया जाता है। लोगों को जो ड्रिंकिंग वाटर चाहिए तो लोगों अलग अलग सिटीज विलेज में भी इस वाटर को सेंड किया जा सकता है, सप्लाई किया जा सकता है। इस वाटर से अंडर इरिगेशन लाया जा सकता है बहुत सारे बड़े लैंड के हिस्सों को, राइट। आपने देखा होगा नहर निकलती है, इसको चैनल्स बोलते हैं हम। तो चैनल्स के थ्रू भी वाटर को सप्लाई किया जा सकता है खेतों तक, राइट। तो और भी जो चैनल्स है उसके थ्रू हम वाटर वेज भी यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं, हाइडल पावर प्लांट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे बिहार वाला एरिया और वेस्ट बंगाल वाला एरिया काफी फेमस है, जहाँ भी इन सब चीजों की बहुत जरूरत थी, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे फर्स्ट टाइम दामोदर रिवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को चलाया। क्योंकि ये जो दामोदर रिवर है वो डेक्कन, सॉरी आपके छोटा नागपुर के प्लेटू से ओरिजिनेट होती है और आगे जाके वो उधर जो गंगा जी आती है ऊपर से वेस्ट बंगाल में उसको जाके मिल जाती है। तो ये क्या करती है, हर साल फ्लड लाती थी, राइट, पूर्व स्थिति निर्माण करती थी और बंगाल में काफी डिस्ट्रक्शन, मतलब डिस्ट्रक्शन करती थी। तो उसके कारण उसको बंगाल का शोक बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस रिवर को बंगाल का शोक बोला जाता है। तो किस रिवर को बोला जाता है, ये दामोदर रिवर को बोला जाता है। लेकिन जब से दामोदर रिवर के ऊपर में डैम्स को बनाया गया और जगह जगह पे रिजर्वायर में कन्वर्ट किया गया और बाद में उसको चैनल्स के थ्रू अलग अलग एरिया में उस वाटर को सप्लाई किया गया, तो उससे क्या हुआ, उस एरिया का डेवलपमेंट भी हुआ, साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड होने लगी। मतलब प्रोड्यूस होने के बाद में हमने प्रोवाइड किया अलग अलग जगह पे, और बंगाल में जो डिस्ट्रक्शन होता था फ्लड के कारण उसको भी रोका गया। तो आज के डेट में भी आप देखोगे कि ये बिहार की कंडीशन वैसे ही है। बिहार काफी पिछड़ा हुआ स्टेट है कि बिहार में ये सब प्रोजेक्ट न बनने के कारण वहाँ पे एक कोसी रिवर है। तो बिहार के लोग उस कोसी को कोसते हैं, क्योंकि वो भी बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड लाती है और फ्लड के कारण वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, लोगों के जो क्रॉप है वो फसल है बर्बाद हो जाती है, लोगों के घर तक बर्बाद हो जाते हैं, उनको वहां से इवैक्यूट किया जाता है। जब रेनफॉल उधर ब्रह्मपुत्रा जी है, सेवन सिस्टर में आसाम अरुणाचल प्रदेश होके आती है, मेघालय वेघालय और बांग्लादेश में एंटर करके फिर ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल। तो वो भी वैसा ही है उसका काम उधर, राइट। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती है। और इसीलिए मैंने बोला था ये जो वाटर है, तो वाटर जहाँ तक हमें जीवन देती है वहां तक जीवन भी लेने की ताकत रखता है वाटर। इसीलिए इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट, ये दो चीजें होनी जरूरी है। जैसे अगर आप एंशियंट जमाने की बात करोगे, हमारे प्राचीन, तो प्राचीन काल में भी लोगों को ये समझ थी कि डैम कैसे बनाना है, वाटर को प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करना है, वगैरह वगैरह। चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी कुछ काम किया था इसके ऊपर में, डैम्स बनाए थे, चैनल्स बनाए थे। वहां पे जब कलिंग प्रांत हुआ करता था, जो आज का उड़ीसा वगैरह है, तो हिस्ट्री में अगर पढ़ोगे आप तो ये सब देखने को मिलेगा। इलाहाबाद के पास में एक प्लेस है, वहां पे भी वाटर, जो गंगा जी से फ्लड आता है, गंगा जी मतलब गंगा रिवर, स्केर्ड रिवर है इसीलिए जी लगाना जरूरी है। तो वहां पे जो फ्लड एरिया था, तो फ्लड प्रोन एरिया को बहुत ही अच्छी तरह से फर्स्ट सेंचुरी में मतलब उसको क्या किया था, रोका गया था और उसको मतलब वाटर हार्वेस्टिंग किया गया था प्रॉपर्ली। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको एंशियंट हिस्ट्री में देखने को मिलती है और उसी को कंटिन्यू हमने मॉडर्न डेज में किया है, हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। जैसे वेस्टर्न घाट है, जैसे अरेबिक सी की जो कोस्ट लाइन है, जैसे कोकन कोस्ट लाइन है,
आपकी कन्नड़ कोस्ट लाइन है और उसके नीचे जो मालाबार कोस्ट है, यहाँ पे छोटी छोटी रिवर है, इसका सारा का सारा वाटर कैसे ड्रेन हो जाता है अरेबिक सी में। तो इस वाटर को रोकना चाहिए गवर्नमेंट ने, वहाँ पे रिजर्वायर बनाने चाहिए और रोकने के बाद में उसको डाइवर्ट करना चाहिए जहाँ पे लोगों को जरूरत है उस वाटर की। तो वाटर स्केर्सिटी को फेस ही नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए काफी ज्यादा कैपिटल लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो ये सब चीजें एकदम से नहीं होती है। किसी भी कंट्री के सामने यही क्वेश्चन होता है कि उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए पहली बात तो उसके पास में कैपिटल होना चाहिए, वो स्किल होना चाहिए, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमारी गवर्नमेंट पीछे चल रही है और इसीलिए हमें ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा सब। आप इस टेक्स्ट बुक को, टेक्स्ट बुक में जो भी चैप्टर दिया है इस पोर्शन को अच्छी तरह से रीड कीजिए और इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, तो इसको एक दो बार आप देखिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझो। तो अभी हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज कैसे है। तो यहाँ तक मल्टीपर्पज रिवर वैली सिस्टम का आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप हैंड रेज कीजिए प्लीज। यस, किसके किसके समझ में आया? ध्रुव, वेयर इज योर हैंड? ओके, सो आगे बढ़े हम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो वर्ड इज यूज हियर अनइवनली, दैट मीन इवनली नहीं है, इक्वल नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है कि वाटर, देखो आपके गांव के आजू बाजू में जरूरी नहीं रिवर है, लेकिन मेरे गांव के बाजू में रिवर है, तो आई एम लकी, राइट। तो नेचुरली देखा जाए तो वाटर हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। किसी के नसीब में है तो किसी के नसीब में। इसका दूसरा कारण ये भी है कि जहाँ पे वाटर अवेलेबल इजीली हो जाता है और फ्लैट लैंड होती है, कल्टीवेबल लैंड होती है, वहीं पे लोग जाके क्या करते हैं, रहते हैं, सेटल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीथिंग, ये सबको पता है, और इसीलिए लोग वहीं पे जाना पसंद करते हैं और रहना पसंद करते हैं ताकि उनको वाटर आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो जहाँ पे भी इंडिया में या पूरे दुनिया में आप जो बड़ी बड़ी सिटीज है, गाँव है, उनको देख लो आप, तो वाटर रिसोर्सेज जहाँ पे होंगे उसके नियर बाय उनका सेटलमेंट होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना। यू माइट नो दैट द अमाउंट ऑफ सरफेस वाटर एट लोकेशन डिपेंड्स मेनली ऑन द गेन फ्रॉम प्रिसिपिटेशन एंड लॉसेस थ्रू द इवेपोरेशन। तो इसका एक कारण ये भी है कि जिस एरिया में जितना प्रिसिपिटेशन होता हो, मतलब वर्षा होती हो, रेनफॉल होता हो, तो उस रेनफॉल से जो वाटर कलेक्ट होता है वही उनका रिसोर्स होता है। तो जिस एरिया में वो रेनफॉल तो बहुत अच्छा होता है लेकिन लोग उसको कलेक्ट करते ही नहीं, वहाँ पे लेक नहीं बनाए गए, पॉन्ड्स नहीं बनाए गए या रिजर्वायर नहीं, तो उस एरिया में वाटर कहाँ से कलेक्ट होगा? अगर वाटर ही कलेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पे लोग सेटल कैसे होंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री कैसे लगेगी, ये सब चीजें देखने को मिलती है आपको। तो मैक्सिमम, और दूसरी बात तो इवापोरेशन रेट को तो हम ध्यान ही नहीं देते, ये भी बहुत ही क्या होता है, मतलब ये अफेक्ट करने वाला, इफेक्ट करने वाला इसका रोल होता है। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन होता है या ओपन वाटर बॉडी होती है तो वहाँ पे इवापोरेशन रेट भी होता है। तो इवापोरेशन रेट के लिए वहाँ पे सनरेज कैसे जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, स्लैंट जाते हैं, ये भी काफी हद तक क्या होता है, डिपेंड होता है। तो जो ट्रॉपिकल जोन है, जो इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ में और साउथ में और उसके बाद में भी नियर अबाउट 45 डिग्री तक, तो यहाँ पे सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। तो उसके कारण यहाँ पे जितनी भी वाटर बॉडीज है तो वहाँ का इवापोरेशन रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे 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 सनरेज जाती ही नहीं है या बहुत मतलब स्लैंट तरीके से जाते हैं, डायरेक्ट नहीं जाती, तो उसके कारण इवापोरेशन रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसीलिए उधर आपको ग्लेशियर मिल जाते